की थ्योरी ऑफ कमांड को पढ़ेंगे हम आज के लेक्चर में, और आज के इस लेक्चर में हम इस थ्योरी को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं और ये सारे हम टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको यही लेक्चर थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ना है इसी थ्योरी को, तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पे जाकर देख लीजिएगा, उसमें मैंने ब्रीफ में बताया हुआ है। आज का ये थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन है। एक्शन। हम बात करते हैं जॉन ऑस्टिन के बारे में। जॉन ऑस्टिन का चित्र तो आपको अच्छा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आई होप। ठीक है, और इनका बर्थ हुआ था 3 मार्च 1790 को। इनकी डेथ हुई थी 1 दिसंबर 1859 में। ओके, ये थे एक इंग्लिश थ्योरिस्ट, और ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये एनालिटिकल स्कूल के फाउंडर कहलाते हैं। क्योंकि ये एनालिटिकल स्कूल के फाउंडर कहलाते हैं, इन्हें एनालिटिकल स्कूल में इतना मान सम्मान इज्जत दी जाती है कि एनालिटिकल स्कूल को ऑस्टिनियन स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ब्रिटिश और अमेरिकन लॉ को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया अपने एनालिटिकल अप्रोच की वजह से और लीगल पॉजिटिविज्म थ्योरी की वजह से। ओके, इनके जो फेमस वर्क्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और ये बहुत ज्यादा फेमस वर्क्स हैं, आपको पता होना चाहिए। बहुत बार इन फेमस वर्क्स के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यूज वगैरह में भी। तो फेमस वर्क्स हैं द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड, एंड दूसरा है अ प्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब फर्दर ऑस्टिन कहते हैं कि जो लॉ है वो दो तरह का होता है, एक होता है लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड और दूसरा लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। अब जो लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड है उसको भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज एनालॉगस लॉज और लॉ बाय मेटाफर। एनालॉगस लॉज में जैसे कि फैशन लॉज वगैरह हो गए, तो ऐसे लॉज उन्होंने रख दिए यहाँ पे। और जैसे कि लॉ बाय मेटाफर में हो गया जो मटेरियल साइंस से रिलेटेड लॉज होते हैं, आपने 9th 10th तक साइंस पढ़ी है ना, तो उसमें जैसे साइंस के लॉज होते हैं ना, वो वाले लॉज हो गए, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। तो इस तरीके के लॉज जो होते हैं वो सारे इन्होंने लॉ बाय मेटाफर रख दिए। अब इन्होंने बोला कि क्योंकि इन सब का हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस से कोई भी लेना देना नहीं है, तो इसलिए ये कैटेगरी तो हमारे को मैटर करती है। अब जो कैटेगरी मैटर करती है वो है ये वाली कैटेगरी। अब इसमें देख लेते हैं कि लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड को इन्होंने अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज लॉ ऑफ गॉड एंड ह्यूमन लॉज। अब इसमें लॉ ऑफ गॉड क्या है, जो कि भगवान ने बनाया है ह्यूमंस के लिए, वो तो भगवान ही जानता है। ठीक है, ऑफ कोर्स हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स वगैरह में जो लिखा हुआ है हम उसे भी मानते हैं। नेक्स्ट जो ह्यूमन लॉज है, जो कि ह्यूमंस द्वारा बनाए गए हैं वगैरह ऐसे। ठीक है, अब ह्यूमन लॉज को भी आगे इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक होता है पॉजिटिव लॉज और दूसरा होता है अदर लॉज। पॉजिटिव लॉज ऐसे हो गए जो किसी सुपीरियर अथॉरिटी ने या फिर कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी ने इंफीरियर के लिए, लोगों के लिए बनाए हुए हैं। ठीक है, जैसे कोई भी पॉलिटिकल अथॉरिटी अपनी कंट्री के लोगों के लिए बनाती है, वो सारे लॉज हो गए पॉजिटिव लॉज। और अदर लॉज में इन्होंने रख दिया जैसे कि मोरालिटी वगैरह, जो कोई भी सुपीरियर अथॉरिटी नहीं बनाती है। ठीक है, तो उन ऐसे लॉज को उन्होंने अदर लॉज की कैटेगरी में रख दिया। अब इतनी ज्यादा कैटेगराइजेशन इन्होंने दी है, और इस कैटेगराइजेशन में इन्होंने बोला कि इतनी सारी कैटेगराइजेशन में जो ज्यूरिस्प्रूडेंस में हमारे काम आने वाली स्टडी है ना, वो है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लॉज, जो कि एक सुपीरियर अथॉरिटी ने बनाए हैं इंफीरियर्स के लिए। ओके, तो लॉ जी, अब पॉजिटिव लॉ के बारे में अगर बात करिए ना, तो उसमें जो लॉ है उसी को डिफाइन किया है ऑस्टिन ने। ऑस्टिन ने कहा कि लॉ क्या है, लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन एंड कमांड इंप्लाइज ड्यूटी एंड सैंक्शन। लेकिन इस डेफिनेशन की तरफ बढ़ने से पहले हम ये देख लें कि ऑस्टिन के हिसाब से सॉवरेन का मतलब क्या है। ऑस्टिन के हिसाब से सॉवरेन एक ऐसा पर्सन है जो किसी के आगे नहीं झुकता। ठीक है, जो बस ऑर्डर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिकल हायरार्की में, एक स्टेट में क्या होता है कि एक गवर्नर है, जैसे कि वो प्रेसिडेंट के आगे झुकता है। ठीक है, वो उससे उसकी पोस्ट छोटी होती है, ठीक है, इंफीरियर होता है, और प्रेसिडेंट जो होता है वो सुपीरियर होता है। लेकिन जो सॉवरेन है वो एक ऐसा पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन जो कि सबसे ज्यादा सुपीरियर है। ठीक है, जो किसी के आगे फर्दर नहीं झुकता। ठीक है, सो दैट इज द सॉवरेन। तो ऑस्टिन ने क्या कहा कि लॉ क्या है, उसी सॉवरेन की कमांड है, ऑर्डर है। ठीक है, जो वो सॉवरेन ऑर्डर दे देता है, कमांड दे देता है, उसे हम कहते हैं लॉ। और इन्होंने कहा जो ये कमांड है वो लोगों के ऊपर ड्यूटी इंपोज करती है। ठीक है, कि आपको उस ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा, ये आपकी ड्यूटी है। तो ये जो कमांड है ये ड्यूटी इंपोज करती है और सैंक्शन भी इंप्लाई करती है। ठीक है, मतलब अगर आप उस ड्यूटी को फुलफिल नहीं करोगे, पूरा नहीं करोगे, तो आपको सैंक्शन दी जाएगी, मतलब पनिशमेंट दी जाएगी। सैंक्शन का मतलब क्या है, पनिशमेंट। तो ये कहा ऑस्टिन ने।
तो यही हो गई ऑस्टिन की लॉ की डेफिनेशन, यही हो गई उनकी कमांड की थ्योरी। अब ये जो इन्होंने थ्योरी दी, इसे एक इक्वेशन में मैंने यहाँ पे लिखा है दैट लॉ इज इक्वल टू कमांड प्लस सॉवरेन प्लस सैंक्शन। ठीक है, तो इन तीन वर्ड्स के बिना ये जो डेफिनेशन है, ये जो थ्योरी है, ये अधूरी है। ठीक है, तो ये तीन इसमें मेन वर्ड्स हैं। अब बात कर लेते हैं इस थ्योरी के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि सॉवरेन होना चाहिए। अगर सॉवरेन नहीं होगा तो उसकी कमांड कहां से होगी? ठीक है, और कमांड ही ड्यूटी और सैंक्शन लगा के देती है। तो सॉवरेन होना बहुत जरूरी है, जो कमांड देगा। दूसरा, सॉवरेन तो है लेकिन वो जो कमांड देगा तभी तो लॉ बनेगा ना, तो इसलिए उसकी कमांड होनी भी जरूरी है, ये भी इसका फीचर है। ठीक है, देन ये जो कमांड है वो दूसरे लोगों के ऊपर ड्यूटी इंपोज करती है कि अब हमारी ये ड्यूटी है दैट वी नीड टू फॉलो दैट कमांड। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम उसे फुलफिल नहीं करेंगे ड्यूटी को तो हमें सैंक्शन मिल जाएगी। तो ये भी इसके सारे फीचर्स हो गए। अब ऑस्टिन ने कहा ये जो कमांड है ना सॉवरेन की, ये दो तरह की हो सकती है, या हो सकती है जनरल कमांड या हो सकती है पर्टिकुलर कमांड। अब जनरल कमांड क्या है? जो कि सभी लोगों के लिए होती है। ठीक है, और पर्टिकुलर कमांड क्या होगी? जो सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए हो, दैट कमांड इज नोन एज पर्टिकुलर कमांड। ठीक है, अब ऑस्टिन ने कहा लेकिन लॉ किसको माना जाएगा? जो सिर्फ एक बंदे को कमांड दी गई या ऑर्डर दिया गया है उसे लॉ कहेंगे, या जो सभी के लिए है उसे लॉ कहेंगे? ऑफ कोर्स आपका आंसर भी क्या होगा? जनरल कमांड का। ठीक है, तो ऑस्टिन ने भी यही कहा कि इन दोनों में से जो जनरल कमांड है दैट इज लॉ। लेकिन ऑस्टिन ने कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम कमांड नहीं कह सकते, वो हो गई इस थ्योरी की एक्सेप्शंस। ठीक है, तो वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम एक्सेप्शंस में रखते हैं? सबसे पहले है डिक्लेरेटरी एंड एक्सप्लेनेटरी लॉज। जैसे जज वगैरह होते हैं तो वो जो भी फैसला लेते हैं अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, वो जो फैसले हैं उन्हें लॉ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो जज फैसला लेते हैं वो एग्जिस्टिंग लॉज को ही डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इसलिए वो जो लॉज, वो जो फैसले होते हैं उन्हें हम लॉज नहीं कहेंगे, वो जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए ही होते हैं एग्जिस्टिंग लॉज को। नेक्स्ट ऑस्टिन ने कहा जो कि ऐसे लॉज होते हैं जो पिछले लॉज को रिपील करते हैं। ठीक है, मतलब हटा देते हैं, तो इन लॉज को भी हम न्यू लॉ नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहले वाला कोई लॉ है और हमारी अब की गवर्नमेंट आती है और कहती है कि ये वाला जो पहले लॉ था वो आज के बाद लॉ नहीं होगा। ठीक है, माना नहीं जाएगा। तो ये जो गवर्नमेंट ने कहा उस चीज को हम लॉ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट ने कहा उसने सिर्फ पुराने वाले लॉ को भी हटाया है, उसने कोई भी नया लॉ यहाँ पे नहीं रखा। ठीक है, तो इस तरीके के लॉज जो कि पिछले वाले लॉज को रिपील करते हैं उसे हम नहीं कह सकते कि वो एक कमांड है। ठीक है, नेक्स्ट है लॉज ऑफ इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशंस, जैसे कि मोरालिटी वगैरह, ये जो चीजें होती हैं उन्हें भी कमांड नहीं कहा जा सकता। तो ये थी सारी की सारी जॉन ऑस्टिन की कमांड थ्योरी और ये थी उनकी एक्सेप्शंस। अच्छा जी, जो भी थिंकर आए उन्होंने अपनी थ्योरी दी, तो ऑस्टिन ने भी अपनी थ्योरी दी और उनकी थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया गया। तो कौन से सारे पॉइंट्स थे जिनके ऊपर क्रिटिसाइज किया गया? ये सारे पॉइंट्स थे। सबसे पहले कस्टम्स को इग्नोर किया। सबने कहा कि आपने कस्टम्स को तो कोई जगह ही नहीं दी अपनी थ्योरी में, आपने बोला कि कस्टम लॉज है ही नहीं, जबकि कस्टम्स को भी लॉ माना जाता है। ठीक है, देन पावर कन्फरिंग लॉज होते हैं, आपने सिर्फ बात करी है ड्यूटी इम्पोजिंग लॉज के बारे में। पावर कन्फरिंग लॉज तो है ही नहीं बीच में। ठीक है, जैसे कि विल्स हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो इस तरीके के जो लॉज होते हैं वो हमें पावर देते हैं, उनके बारे में तो आपने बात ही नहीं करी। आपने सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी इम्पोज करने वाले लॉज के बारे में बात करी है। ठीक है, नेक्स्ट जो भी जजेस लॉज बनाते हैं आपने उन्हें भी इग्नोर कर दिया। आपने बोला जो भी जजेस लॉज के बारे में बातें करते हैं वो सारी की सारी बस एक्सप्लेनेशन ही हैं, वो कोई भी न्यू लॉ नहीं है, जबकि एक्चुअल में हम उसे ही लॉ मानते हैं। ठीक है, देन कन्वेंशंस, इंटरनेशनल लेवल पे जो इंटरनेशनल लॉ में ट्रीटीज होती हैं, कन्वेंशंस होती हैं, वो भी, उनकी भी कोई स्पेस नहीं है आपकी थ्योरी में। देन इंटरनेशनल लॉ को इग्नोर कर दिया गया आपकी थ्योरी में। आपने बोला कि जो सॉवरेन है वही जो कमांड देता है,
उसे ही हम कहेंगे लॉ। इसका मतलब आपके ऑस्टिन के कहने का मतलब क्या है कि जो सॉवरेन है वही सिर्फ सोर्स है लॉ का, लेकिन सिर्फ सॉवरेन ही सोर्स नहीं है, कस्टम्स है, जजमेंट लॉ है, प्रेसिडेंट्स होते हैं, मतलब पिछले केसेस के ऊपर लिए गए डिसीजंस वगैरह, वो सारे भी सोर्सेज होते हैं लॉ के। आपने उन सारे सोर्सेज को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ सॉवरेन को ही सोर्स बना दिया। अब नेक्स्ट देखिए ना, ऑस्टिन ने क्या कहा था कि जो लॉ है वो एक कमांड है, और वो कमांड को अगर फॉलो ना किया जाए तो हमें क्या मिलेगी, सैंक्शन मिलेगी। ठीक है, मतलब कि उनके कहने का मतलब क्या था कि सैंक्शन के डर से लोग उस लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कहते कि जरूरी नहीं कि हमेशा हर पर्सन सैंक्शन के डर से ही लॉ को फॉलो करे, कोई और रीजन भी हो सकता है, मे बी उसकी मोरालिटी हो सकती है कि वो लॉ को फॉलो करे। नेक्स्ट एक पॉइंट है कि ऑस्टिन के हिसाब से सॉवरेन के पास अनलिमिटेड पावर्स है, सॉवरेन जो चाहे वैसा लॉ बना सकता है। ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इम्पॉसिबल है। तो ये थी हमारी ऑस्टिन की थ्योरी, और ऑस्टिन को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया था HLA हार्ट ने। तो इन्हें हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और हाँ, लीगली अपडेटेड रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो जरूर कर लेना। इंस्टाग्राम का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यूजर नेम आपको यहाँ कहीं पे दिखाई दे रहा होगा। तो बाय बाय।